एमएस जर्नी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एसए आर्किटेक्चर मास्टरी। स्क्रीन पर देखें, पहली स्लाइड का टाइटल है द आर्किटेक्चर ऑफ अ पासिंग एसे। अब आप सोच रहे होंगे, सर हम तो ऐसे लिखने आए हैं, ये आर्किटेक्चर का वर्ड क्यों यूज़ किया गया है? बेटा, ये वर्ड बहुत सोच समझकर चूज़ किया गया है। इमेजिन करें आपको एक घर यानी हाउस बनाना है। क्या आप सीधा ईंटें और सीमेंट लाकर उन्हें रैंडम फेंकना शुरू कर देते हैं? नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो बिल्डिंग गिर जाएगी। घर बनाने से पहले आप एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, एक नक्शा बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह सीएसएस और पीएमएस का ऐसे कोई मामूली कॉलेज असाइनमेंट नहीं है। इट इज़ अ कंस्ट्रक्टेड आर्ग्यूमेंट। Most students fail because they start writing immediately without a design. वो समझते हैं कि इंग्लिश अच्छी है तो ऐसे पास हो जाएगा। ये गलत फहमी है। इस स्लाइड पर गौर करें, यहाँ लिखा है A blueprint for mastering the CSS/PMS competitive exam. इसका मतलब है कि हम आज वो इंजीनियरिंग सीखेंगे, वो स्ट्रक्चर सीखेंगे जिस पर आपका 2500 वर्ड्स का ऐसे खड़ा होगा। अगर बुनियाद यानी फाउंडेशन आर्किटेक्चर के मुताबिक नहीं होगी तो चाहे आपकी वोकैबुलरी शेक्सपियर जैसी हो, आपका ऐसे कोलैप्स कर जाएगा। आर्किटेक्चर का मतलब है बैलेंस। इंट्रोडक्शन कितना लंबा हो, बॉडी पैराग्राफ्स कैसे कनेक्ट हो, कंक्लूजन कैसे वाइंड अप हो, ये सब आर्किटेक्चर है। आज हमने राइटर नहीं बनना, आज हमने आर्किटेक्ट बनना है। हमें सीखना है कि एग्जामिनर के दिमाग में जो स्ट्रक्चर है, हम वैसा ही स्ट्रक्चर पेपर पर कैसे उतारें। सो गेट रेडी, क्योंकि ये लेक्चर आपकी प्रेपरेशन की डायरेक्शन चेंज करने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड पर आएं। ये स्लाइड मेरी फेवरेट है, लेकिन ये स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा डरावनी भी है। टाइटल पढ़ें, द एसे इज़ द एग्जामिनेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सीएसएस और पीएमएस में 12 पेपर होते हैं, लेकिन हकीकत में सिर्फ एक पेपर है और वो है एसे। डेटा देखें, 98-99% of candidates who pass the essay exam pass the entire CSS PMS. बेटा, इस फिगर को हजम करें। 99% कोरिलेशन, यानी अगर आपने ऐसे पास कर लिया तो आपकी एलोकेशन के चांसेस 99% तक बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर ये फेल हुआ तो बाकी 11 सब्जेक्ट्स में आप टॉप भी कर लें, आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आएगी। यहाँ लिखा है, द एसे इज नॉट जस्ट अनदर पेपर, इट्स द अल्टीमेट गेटकीपर। गेटकीपर कौन होता है? वो जो आपको अंदर आने देता है या बाहर रोक देता है। ऐसे वो दरबान है। एग्जामिनर आपकी नॉलेज बाकी पेपर्स में चेक कर लेता है, करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में। ऐसे में वो आपकी शख्सियत यानी पर्सनैलिटी और आपकी लॉजिक चेक करता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्लाइड पर है। इट कैरीज 100 मार्क वेट एंड ऑफर्स नो रूम फॉर रिकवरी इफ फेल्ड। देखें, अगर आप करंट अफेयर्स में वीक हैं तो शायद आप पाकिस्तान अफेयर्स में मार्क्स कवर कर लें। अगर इस्लामियात में कम नंबर हैं तो उर्दू में कवर हो जाएंगे। लेकिन ऐसे इसमें कोई पेयरिंग नहीं है। अगर यहाँ 40 से कम आए तो गेम ओवर, आप फेल कंसिडर होंगे, चाहे एग्रीगेट 800 ही क्यों ना हो। इसलिए स्लाइड कहती है, योर परफॉर्मेंस हियर डिसप्रोपोर्शनेटली डिटर्मिन्स योर ओवरऑल सक्सेस। लफ्ज़ डिसप्रोपोर्शनेटली पर गौर करें, यानी इस एक पेपर का वजन बाकी सब पेपर से ज़्यादा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और ये स्लाइड भी कह रही है, टेक इट सीरियसली। इसे ईजी मत लें। स्टूडेंट सारा साल जीके और हिस्ट्री पढ़ाते हैं और ऐसे को लास्ट मंथ के लिए छोड़ देते हैं। ये सुसाइड मिशन है। हमें आज से, अभी से ऐसे को अपनी प्रायोरिटी नंबर 1 बनाना है। अब हम चलते हैं स्लाइड 3 पर। यह स्लाइड एक डायग्नोसिस है, जैसे डॉक्टर बीमारी पकड़ता है। टाइटल है द डायग्नोसिस, व्हाई मोस्ट कैंडिडेट्स फेल। एफपीएससी हर साल रिपोर्ट्स जारी करता है कि बच्चे क्यों फेल होते हैं। यहाँ हमने उन वजूहात यानी रीजंस को समराइज किया है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखें टेबल में, लैक ऑफ प्रैक्टिस। एसेज आर टॉट नॉट ट्रेन्ड। ये बहुत गहरा जुमला है। फर्क समझे टीचिंग और ट्रेनिंग में। मैं आपको स्विमिंग तैरना बोर्ड पर सिखा सकता हूँ कि हाथ ऐसे चलाओ, पाँव ऐसे चलाओ, ये टीचिंग है। लेकिन जब तक आप पानी में कूदेंगे नहीं, आप डूब जाएंगे। सीएसएस एस्पिरेंट्स के साथ यही होता है। वो लेक्चर्स लेते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन मोस्ट कैंडिडेट्स राइट देयर फर्स्ट फुल एसे इन द एग्जाम हॉल। बेटा, ये मजाक नहीं है। आप क्रिकेट मैच खेलने डायरेक्ट वर्ल्ड कप फाइनल में जा रहे हैं बिना नेट प्रैक्टिस के। यू नीड टू राइट डेली। हाथ को चलाना सीखना है। दूसरा पॉइंट, रॉन्ग टॉपिक सिलेक्शन। एग्जाम में स्टूडेंट जज्बाती हो जाता है। वो टॉपिक देखता है इस्लामोफोबिया और कहता है वाह,
इस पर तुम्हें बहुत लिखूंगा। वो शुरू करता है, लेकिन 5 पेजेस के बाद उसके पास लिखने को कुछ नहीं होता। स्लाइड कहती है, अ हेस्टी चॉइस लीड्स टू एन अनसस्टेनेबल आर्ग्यूमेंट दैट कोलैप्सेस मिडवे। हेस्टी यानी जल्दबाजी। गलत टॉपिक चूज करना फेल होने की सबसे बड़ी वजह है। हमें वो टॉपिक लेना है जिस पर हमारे पास डेटा हो, सिर्फ जज्बात नहीं। तीसरा पॉइंट, यूजिंग एकेडमिक स्टाइल्स। आप यूनिवर्सिटी से आए हैं, वहाँ रिसर्च पेपर्स लिखे जाते थे, थीसिस लिखे जाते थे, वहाँ मुश्किल टर्मिनोलॉजीज यूज होती थी। सीएसएस में एग्जामिनर को स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए, जनरलिस्ट चाहिए। अगर आपने बहुत फिलोसॉफिकल या टेक्निकल लिखा, एग्जामिनर बोर हो जाएगा। डोंट अप्लाई यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर्स हियर। चौथा पॉइंट, अंडर एस्टिमेटिंग द टास्क। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे को 20 मार्क्स का सवाल समझकर डील करते हैं। वो 100 मार्क्स का पेपर है बेटा, उसे वैसा ट्रीट करें। पांचवा पॉइंट, फ्लॉड लैंग्वेज। बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मुश्किल इंग्लिश यूज करने से नंबर मिलते हैं। स्लाइड कहती है, ओवरली कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज दैट ऑब्सक्योर्स मीनिंग। अगर आपकी बात एग्जामिनर को समझ ही ना आई तो वो नंबर नहीं देगा। सिंपल ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश लिखें। और आखिरी पॉइंट, नो रफ वर्क। बिना आउटलाइन बनाए स्टार्ट करना। डाइविंग इन विदाउट अ प्लान लीडिंग टू एन इनकोहेरेंट एंड डिसऑर्गेनाइज्ड ऐसे। इनकोहेरेंट का मतलब है जिसका कोई सिर पैर ना हो। एग्जामिनर को अगर पहले पैराग्राफ का लिंक आखिरी पैराग्राफ से नजर ना आया, वो कांटा मार देगा। तो ये 6 बीमारियां हैं। इनका इलाज यानी क्योर हम आगे वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम मूव कर रहे हैं स्लाइड नंबर 4 पर। ये स्लाइड हिस्ट्री और एवोल्यूशन के बारे में है। इसका टाइटल गौर से पढ़ें, द एग्जामिनर्स गेम हैज चेंज्ड। आपने अक्सर सुना होगा कि पुराने वक्तों में यानी 2010 या 2012 में लोग कहते थे कि बस 10 एसेज रट्टा लगा लो, उनमें से एक आ जाएगा। वो जमाना गुजर गया। यहाँ स्लाइड पर लिखा है, सिंस 2016 द एसे पेपर इज डिजाइन्ड टू सरप्राइज यू, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। 2016 सीएसएस की हिस्ट्री में एक वाटरशेड मोमेंट था। उस साल रिजल्ट बहुत बुरा आया था और वजह यही सरप्राइज फैक्टर था। डायग्राम को देखें, प्री 2016 में रास्ता सीधा था, यानी ए टू बी। टॉपिक सीधे होते थे, जैसे टेररिज्म या एजुकेशन। स्टूडेंट घर से टेररिज्म याद करके जाता था और वहां जाके लिख देता था। लेकिन पोस्ट 2016 वाला डायग्राम देखें, रास्ता उलझा हुआ है, जिगजैग है। एग्जामिनर ने अब स्ट्रेट टॉपिक्स देना बंद कर दिए हैं। अब वो क्या करता है? लुक एट द सेक्शन एग्जामिनर्स टैक्टिक्स। सबसे पहला टैक्टिक है ट्विस्टेड स्टेटमेंट्स। वो एक जानी पहचानी बात को घुमा कर पेश करता है। फॉर एग्जाम्पल, वो ये नहीं पूछेगा कि डेमोक्रेसी इज गुड, वो कहेगा डेमोक्रेसी विदाउट जस्टिस इज टिरनी। टॉपिक वही डेमोक्रेसी है, लेकिन अब उसने उसे जस्टिस के साथ ट्विस्ट कर दिया है। अगर आप सिर्फ डेमोक्रेसी पर लिखकर आ गए तो आप फेल हैं। दूसरा और सबसे खतरनाक टैक्टिक है डोमेन कॉम्बिनेशन। इसे समझें। एग्जामिनर 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स को मर्ज कर देता है। एग्जाम्पल स्लाइड पर दी गई है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन या ग्रेट नेशंस विन विदाउट वॉर। अब देखें, डेमोक्रेसी पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है और एजुकेशन सोशल साइंस का। एग्जामिनर ने इन दोनों की शादी करवा दी है। अब आपको ऐसा ऐसे लिखना है जो आधा एजुकेशन पर हो और आधा डेमोक्रेसी पर। और सबसे ज़रूरी बात, आपको ये साबित करना है कि एजुकेशन डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रॉन्ग करती है। अगर आपने अलग अलग लिखा कि पहले एजुकेशन पर नोट लिख दिया और फिर डेमोक्रेसी पर, तो आप फेल हो जाएंगे। यू हैव टू सिंथेसाइज देम। स्लाइड का बॉटम लाइन मैसेज देखें। द इम्प्लीकेशन, रिलाइंग ओनली ऑन कंटेंट नॉलेज फॉर अ फ्यू एक्सपेक्टेड टॉपिक्स इज अ फेलिंग स्ट्रैटेजी। सिर्फ नॉलेज होना काफ़ी नहीं है, यू मस्ट मास्टर अ वर्सेटाइल एंड रोबस्ट स्ट्रक्चर। वर्सेटाइल स्ट्रक्चर का मतलब है आपके पास ऐसी गाड़ी यानी कार होनी चाहिए जो हाईवे पर भी चले और कच्चे रास्ते पर भी। आपका ऐसे स्ट्रक्चर ऐसा हो कि अगर टॉपिक एजुकेशन पर आए तो भी फिट हो जाए और अगर वॉर एंड पीस पर आए तो भी फिट हो जाए। हम इस कोर्स में यही वर्सेटाइल स्ट्रक्चर सीखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड 5, टाइटल है डीकंस्ट्रक्टिंग द एग्जामिनर्स माइंड। सन त्सू ने कहा था, नो योर एनिमी। जब आप पेपर हॉल में होते हैं, आपका एनिमी वो एग्जामिनर है जो पेपर चेक करेगा। हमें उसके दिमाग में घुसना है। वो क्या सोचता है जब वो आपका पेपर उठाता है? बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि चेकिंग रैंडम होती है, कि एग्जामिनर का मूड अच्छा हुआ तो पास, बुरा हुआ तो फेल। ये गलत है। एफपीएससी की रिपोर्ट्स बताती हैं कि चेकिंग का एक साइंटिफिक तरीका है। स्लाइड कहती है, योर एसे इज नॉट जज्ड ऑन अ सिंगल इम्प्रेशन। ऐसा नहीं है कि उसने पहला पेज पढ़ा और फैसला कर लिया।
बल्कि इट इज सिस्टमैटिकली इवैल्यूएटेड अगेंस्ट 3 कोर पिलर्स। सिस्टमैटिक का मतलब है स्टेप बाय स्टेप और पिलर्स का मतलब है सुतून। कोई भी इमारत पिलर्स के बगैर खड़ी नहीं हो सकती। अगर 3 में से एक पिलर भी टूट गया तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। आप 2 पिलर स्ट्रॉन्ग कर लें, एक वीक छोड़ दें, आप पास नहीं हो सकते। ये 3 पिलर्स कौन से हैं? कंटेंट, लैंग्वेज, स्ट्रक्चर। अब जरा सोचें, कुछ स्टूडेंट्स का कंटेंट नॉलेज बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो सीएसएस की तैयारी 2 साल से कर रहे हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज ग्रामर वीक होती है, वो फेल हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ओ लेवल्स बैकग्राउंड के होते हैं, उनकी लैंग्वेज सुपर्ब होती है, लेकिन उनके पास स्ट्रक्चर नहीं होता, वो बस फ्लो में लिखते जाते हैं, वो भी फेल हो जाते हैं। और कुछ के पास स्ट्रक्चर होता है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, लेकिन अंदर कंटेंट खोखला या एम्प्टी होता है। एग्जामिनर को ये तीनों चीजें एक साथ एक ही वक्त में चाहिए। मास्टरिंग दीज इज द की टू पासिंग। हमें अपने अंदर बैलेंस लाना है। हमें स्कॉलर भी बनना है, कंटेंट राइटर भी बनना है, लैंग्वेज और आर्किटेक्ट भी बनना है, स्ट्रक्चर। अगली स्लाइड में हम इन तीनों को डिटेल में डाइसेक्ट करेंगे। स्लाइड 6 पर आ जाएं। ये टेबल बहुत जरूरी है, इसे हम एक एक करके समझेंगे। पिलर 1, कंटेंट 40% वेटेज। देखें, सबसे पहले कंटेंट लिखा है और उसकी वेटेज 40% है। व्हाट इट इज? आपका नॉलेज, आइडियाज, आर्ग्यूमेंट्स, डेटा, रेफरेंसेस और फैक्ट्स। व्हाट दे लुक फॉर? सिर्फ डेटा डंप नहीं करना। एग्जामिनर ढूंढ रहा है रेलेवेंस। अगर टॉपिक है वाटर क्राइसिस और आप लिख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ रिवर्स, तो नॉलेज तो है मगर रेलेवेंस नहीं है। कंटेंट अपडेटेड होना चाहिए। 1990 के स्टैट्स मत दें, 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे के स्टैट्स दे। वेल रिसर्च्ड सपोर्ट फॉर योर क्लेम्स का मतलब है हवा में बात नहीं करनी। अगर आप कहते हैं पाकिस्तान में पॉवर्टी बढ़ रही है, तो साथ एविडेंस दें, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट दें। पिलर 2, लैंग्वेज। यहाँ बहुत बड़े मिथ्स हैं। व्हाट इट इज? द करेक्टनेस ऑफ योर एक्सप्रेशन। व्हाट दे लुक फॉर? यहाँ लिखा है फ्लॉलेस ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन। बेटा, फ्लॉलेस का मतलब है बगैर किसी गलती के। एग्जामिनर आपकी वोकैबुलरी से इंप्रेस नहीं होता, वो आपकी गलतियों से इरिटेट होता है। अगर आपने हैज़ की जगह हैव लगा दिया या स्पेलिंग मिस्टेक की, तो आपका इंप्रेशन 0 हो जाता है। स्लाइड क्लियरली कहती है योर लैंग्वेज मस्ट बी सिंपल, नेचुरल एंड ओरिजिनल। बहुत से स्टूडेंट्स डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स रट्टा लगाकर मुश्किल वर्ड्स यूज़ करते हैं। एग्जामिनर को पता चल जाता है कि ये नेचुरल नहीं है। आर्टिफिशियल लैंग्वेज मत यूज़ करें। सिंपल लिखें लेकिन साफ लिखें। क्लियर सेंटेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए। पिलर 3, स्ट्रक्चर। ये वो पिलर है जो अक्सर स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं। व्हाट इट इज? द स्पेसिफिक फॉर्मेट एंड लॉजिकल फ्लो। व्हाट दे लुक फॉर? कोहेरेंट आउटलाइन। आपकी आउटलाइन आपके एसे का इंडेक्स है। इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स विद टॉपिक सेंटेंसेस एंड कंक्लूजन। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? हर पैराग्राफ का पहला जुमला जो बताता है कि इस पैराग्राफ में क्या बात होगी। अगर आपके पैराग्राफ्स रैंडम हैं, कभी बात किधर जा रही है, कभी किधर, तो स्ट्रक्चर फेल है। लॉजिकल फ्लो का मतलब है कि पैराग्राफ ए से पैराग्राफ बी निकलता हुआ महसूस हो, अलग अलग आइलैंड्स ना हो। टू समराइज दिस स्लाइड, कंटेंट में रेलेवेंट रहें, लैंग्वेज में करेक्ट रहें, फैंसी नहीं, स्ट्रक्चर में लॉजिकल रहें। इन तीनों पर टिक लग गया तो 40 मार्क्स पक्के। स्टूडेंट्स, अब हम स्लाइड 7 पर हैं। जंग में जाने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? अपने मैदाने जंग को पहचानना। टाइटल देखें, नो योर बैटलफील्ड, 2 टाइप्स ऑफ टॉपिक्स। एग्जामिनर आपके सामने 2 किस्म की बॉल्स फेंकता है। अगर आपने बॉल की टाइप को जज किए बगैर शॉट खेला तो आप कैच आउट हो जाएंगे। टाइप 1, ओपन एंडेड एसेज। यहाँ स्लाइड कहती है द एग्जामिनर गिव्स यू द फ्रीडम टू सेट द डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है? इमेजिन करें आप एक खुले मैदान, ओपन फील्ड में खड़े हैं। कोई रास्ता बना हुआ नहीं है, आप जिस तरफ चाहें गाड़ी चला सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान या वुमेन एम्पावरमेंट। अब गौर करें, टॉपिक सिर्फ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान है। एग्जामिनर ने ये नहीं बताया कि डेमोक्रेसी अच्छी है या बुरी, वो फेल हो गई या पास, फ्यूचर क्या है, कुछ नहीं बताया। यहाँ आपका रोल शुरू होता है। यू मस्ट डिफाइन द स्पेसिफिक स्कोप एंड आर्ग्यूमेंट विद योर स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक। आप डिसाइड करेंगे कि मैं इस ऐसे में ये साबित करूंगा
कि डेमोक्रेसी अभी इवॉल्व हो रही है। डायरेक्शन आपके हाथ में है। ये फ्रीडम बहुत अच्छी भी है और खतरनाक भी। अगर आपने डायरेक्शन सेट नहीं की तो आप भटक जाएंगे। टाइप 2 क्लोज्ड एंडेड एसेज। यहाँ गेम बदल जाती है। द एग्जामिनर प्रोवाइड्स स्पेसिफिक डायमेंशंस लिमिटिंग योर ऑप्शंस। यहाँ आप खुले मैदान में नहीं हैं, आप एक पटरी ट्रेन ट्रैक पर है। आप पटरी से नीचे नहीं उतर सकते। एग्जाम्पल, डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस गो टुगेदर। अब देखें, यहाँ एग्जामिनर ने फैसला सुना दिया है कि डेमोक्रेसी और गुड गवर्नेंस साथ साथ चलती है। अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सर, डेमोक्रेसी में गवर्नेंस खराब भी हो सकती है। अगर आपने डिसएग्री किया तो आप फेल हैं। यू मस्ट स्ट्रिक्टली अडहेयर टू द गिवन पॉइंट्स एंड नॉट डिविएट। आपका काम सिर्फ वकील बनना है और एग्जामिनर की दी गई स्टेटमेंट को डिफेंड करना है। तो लेसन ये है, पेपर मिलते ही सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि टॉपिक ओपन है या क्लोज्ड। ओपन में पायलट बन जाएं, यानी रास्ता खुद बनाएं, और क्लोज्ड में ट्रेन ड्राइवर बन जाएं, यानी पटरी पर रहें। नेक्स्ट स्लाइड, नंबर 8। अक्सर स्टूडेंट्स सीएसएस और पीएमएस को एक ही लाठी से हाँकते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। टाइटल है सीएसएस वर्सेस पीएमएस, द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट डिफर। आपने क्रिकेट में देखा है ना, T20 खेलने का तरीका और है, टेस्ट मैच खेलने का तरीका और है। अगर आप टेस्ट मैच में T20 वाले शॉट्स खेलेंगे तो आउट हो जाएंगे। टेबल को गौर से देखें। 1 लेंथ, सीएसएस 2500 to 3000 वर्ड्स, ये एक मैराथन है, आपको स्टैमिना चाहिए। पीएमएस 1200 to 1500 वर्ड्स, ये स्प्रिंट है, छोटा रेस है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब सीएसएस का बच्चा पीएमएस देने जाता है, वो इतनी तमहीद बांधता है कि आधे वक्त में वर्ड्स लिमिट क्रॉस हो जाती है और ऐसे कंप्लीट नहीं होता। और जब पीएमएस का बच्चा सीएसएस देता है तो 1500 वर्ड्स पर उसकी बस हो जाती है और एग्जामिनर उसे फेल कर देता है कि नॉट इनफ कंटेंट। 2 टाइम, सीएसएस 3 आवर्स, आपके पास सोचने का वक्त है। पीएमएस 2 आवर्स, सोचने का वक्त नहीं है, लिखने की स्पीड तेज होनी चाहिए। 3 अप्रोच, सबसे इंपॉर्टेंट, सीएसएस होलिस्टिक, एक्सप्लोर डिफरेंट डायमेंशंस एंड प्ले विद द स्टेटमेंट। सीएसएस में एग्जामिनर चाहता है आप टॉपिक को हर एंगल से देखें, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, इंटरनेशनल। आप थोड़ा बहुत फिलोसफाइज कर सकते हैं, आप स्टेटमेंट के साथ खेल सकते हैं। पीएमएस स्ट्रिक्ट, adhere closely to the given statement without deviation। पीएमएस पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है। उनका माइंडसेट थोड़ा रिजिड है। वो चाहते हैं कि जो पूछा है सीधा उसका जवाब दो, इधर उधर की कहानियां मत सुनाओ। टू द पॉइंट रहना पीएमएस की कुंजी है। सो स्टूडेंट्स जब एग्जाम हॉल में जाएं तो अपने दिमाग का स्विच चेंज करें। अभी मैं सीएसएस मोड में हूं या अभी मैं पीएमएस मोड में हूं, दोनों को मिक्स मत करें। स्लाइड 9 पर आएं। आज के लेक्चर का सबसे वजनी हैवी कॉन्सेप्ट। टाइटल द कॉर्नरस्टोन, योर स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक। आर्किटेक्चर में कॉर्नरस्टोन उस पहले पत्थर को कहते हैं जिस पर पूरी बिल्डिंग की डायरेक्शन सेट होती है। अगर कॉर्नरस्टोन टेढ़ा रखा गया तो पूरी दीवार टेढ़ी बनेगी और बिल्डिंग गिर जाएगी। ऐसे में वो कॉर्नरस्टोन आपका स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक है। डेफिनेशन देखें। It is the single main idea or thought that answers the question posed by the essay topic। गौर करें लफ्ज़ आंसर पर। टॉपिक एक सवाल है और स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक उसका जवाब है, और ये फाउंडेशन ऑफ योर एंटायर एसे है। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? Why is it critical? It defines the scope, direction and boundaries of your argument। बाउंड्रीज, हुदूद बहुत ज़रूरी हैं। इमेजिन करें आपने स्टेटमेंट बनाई, इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान इज़ ड्यू टू पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज़। अब आपने बाउंड्री सेट कर दी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़। अब अगर बॉडी पैराग्राफ में आपने लिखा कि इन्फ्लेशन फ्लड की वजह से है, नेचुरल डिज़ास्टर, तो आप बाउंड्री से बाहर निकल गए। एग्जामिनर कहेगा इसने अपना स्टांस बदल लिया। Everything in your outline, introduction and body paragraphs must directly support this statement। हर पैराग्राफ चेक करें, क्या ये मेरी स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है? अगर नहीं तो उसे काट दें। Deviating from it is a primary reason for failure। बच्चा शुरू में कुछ और कहता है, कंक्लूजन में कुछ और कह देता है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक आपका किबला है, आपने पूरा ऐसे इसी तरफ मुंह करके लिखना है। लास्ट स्लाइड फॉर दिस बैच, स्लाइड 10। अब सवाल ये है कि एक पावरफुल स्टेटमेंट बनती कैसे है, इसकी एनाटॉमी क्या है?
4 इंग्रेडिएंट्स हैं इस रेसिपी के। 1. इट मस्ट बी जेनेरिक, यानी आम फहम होना चाहिए। स्लाइड कहती है अवॉइड बीइंग टू स्पेसिफिक और नैरो। मिसाल के तौर पर टॉपिक है एजुकेशन। स्पेसिफिक स्टेटमेंट, पाकिस्तान में स्कूल्स में फर्नीचर नहीं है इसलिए एजुकेशन खराब है। बेटा, आप 2500 वर्ड सिर्फ फर्नीचर पर कैसे लिखोगे? 2 पेजेस बाद आप फंस जाओगे। जेनेरिक स्टेटमेंट, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम फिजिकल और एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का शिकार है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एक जेनेरिक लफ्ज़ है, इसमें फर्नीचर भी आ गया, बिल्डिंग्स भी आ गई, लैब्स भी आ गई, आपके पास लिखने को बहुत कुछ होगा। अ स्पेसिफिक क्लेम इज इम्पॉसिबल टू सस्टेन। 2. इट मस्ट बी कंसाइज, यानी मुख्तसर। 1 सेंटेंस इज आइडियल, ज्यादा से ज्यादा 2 सेंटेंसेस। कुछ बच्चे पूरा पैराग्राफ लिख देते हैं स्टेटमेंट के नाम पर, वो स्टेटमेंट नहीं खिचड़ी बन जाती है। एग्जामिनर को एक लाइन में बताएं कि आपका स्टैंस क्या है, क्लैरिटी पावर है। 3. इट मस्ट बी प्रूवेबल, यानी काबिल सबूत। ज़बरात में आकर बड़े दावे मत करें, मैं साबित कर दूंगा कि अमेरिका गिरने वाला है। बेटा, क्या आपके पास डेटा है? क्या आपके पास रेफरेंसेस है? अगर नहीं है तो ऐसी बात मत लिखें, सिर्फ वो क्लेम करें जिसका सबूत आपकी पॉकेट यानी आउटलाइन में हो। 4. इट मस्ट बी एन आंसर, यानी जवाब। इट शुड डायरेक्टली रिस्पॉन्ड टू द प्रॉम्प्ट, नॉट जस्ट रीफ्रेज इट। अगर टॉपिक है इज जेंडर इक्वालिटी अ मिथ, तो आपकी स्टेटमेंट ये नहीं होनी चाहिए दिस एसे डिस्कसेस जेंडर इक्वालिटी। ये स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट होनी चाहिए yes, gender equality remains a myth because of patriarchy and economic barriers. देखा आपने, मैंने yes कहा और रीजन दिया, ये है आंसर। तो स्टूडेंट्स, जब भी स्टेटमेंट बनाएं इन 4 फिल्टर से गुजारें। क्या ये जेनेरिक है, कंसाइज है, प्रूवेबल है और क्या ये जवाब है? स्टूडेंट्स, अब हम स्लाइड 11 पर हैं। ये स्लाइड थोड़ी टेक्निकल है, इसे मैथमेटिक्स की नज़र से देखें। टाइटल है बिल्डिंग योर स्टेटमेंट द 3 डायमेंशंस। आपने फिजिक्स या मैथ में 1D, 2D और 3D का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। 1D 1 डायमेंशनल, एक सीधी लाइन होती है। 2D 2 डायमेंशनल, एक शेप होती है जैसे स्क्वायर। 3D 3 डायमेंशनल, एक ऑब्जेक्ट होता है जैसे क्यूब। ऐसे में भी यही प्रिंसिपल लगता है, आपका आर्ग्यूमेंट कितना गहरा या डीप है। 1D 1 डायमेंशनल डिस्कसेस अ सिंगल आइडिया और एस्पेक्ट। मिसाल के तौर पर टॉपिक है पोल्यूशन। अगर आपने ऐसे लिखा और सिर्फ उसके कॉजेज बताए कि पोल्यूशन क्यों होती है, तो ये 1D ऐसे है। ये बहुत वीक स्ट्रक्चर है। एग्जामिनर कहेगा कि बच्चे की सोच महदूद यानी लिमिटेड है। इसमें आप 2500 वर्ड्स पूरे नहीं कर पाएंगे। 2D 2 डायमेंशनल कनेक्ट्स 2 डिफरेंट आइडियाज और एस्पेक्ट्स। यहाँ आप थोड़ा मैच्योर हो गए, आपने कहा मैं पोल्यूशन के कॉजेज भी बताऊंगा और उसके इफ़ेक्ट्स भी बताऊंगा। एग्जाम्पल डिस्कसेस द कॉजेज ऑफ अ प्रॉब्लम एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। ये बेहतर है, इसमें आप एग्जामिनर को दिखा रहे हैं कि आप चीज़ों का लिंक समझते हैं। ए की वजह से बी हुआ, ये लॉजिक है। 3D ये है गोल्ड स्टैंडर्ड, इनकॉर्पोरेट्स 3 और मोर एस्पेक्ट्स। एग्जाम्पल डिस्कसेस द कॉजेज, द इफ़ेक्ट्स एंड द सॉल्यूशंस। जब आप कॉजेज यानी मसला क्यों हुआ, इफ़ेक्ट्स यानी मसले का असर क्या हुआ और सॉल्यूशंस यानी मसला हल कैसे होगा, तीनों डिस्कस करते हैं, तो आपका ऐसे कंप्लीट लगता है। एग्जामिनर को महसूस होता है कि आपने टॉपिक का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है। इसे हम कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच। तो आज के बाद जब भी स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बनाएं, चेक करें क्या मैं 1D हूँ, अगर हाँ तो उसे 3D बनाएं। सिर्फ प्रॉब्लम्स मत गिनवाएं, सॉल्यूशंस भी दें। स्लाइड 12 पर हम थियरी को प्रैक्टिस में लाएंगे। यहाँ हम देखेंगे कि वीक और स्ट्रॉन्ग में क्या फ़र्क है। टाइटल द स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक इन प्रैक्टिस। एग्जाम्पल 1 टॉपिक डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। वीक स्टेटमेंट डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज बीन डीरेल्ड ड्यू टू मिलिट्री इंटरवेंशंस। गौर करें ये वीक क्यों है, क्योंकि ये टू स्पेसिफिक है। आपने सारा इल्ज़ाम सिर्फ मिलिट्री पर लगा दिया। नुकसान क्या होगा? दिस फोर्सेस यू टू ओनली राइट अबाउट मिलिट्री इंटरवेंशंस। अब आप जुडिशरी पर बात नहीं कर सकते, पॉलिटिशियंस की करप्शन पर बात नहीं कर सकते, इलिटरेसी पर बात नहीं कर सकते। आपने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है, आपके पास कंटेंट खत्म हो जाएगा।
Strong statement. Democracy in Pakistan has been facing a number of challenges due to several reasons. लफ्ज़ देखें, number of challenges और several reasons. ये generic है. फ़ायदा क्या हुआ? This allows you to discuss military, political, social and economic factors. आपके पास खुला मैदान है. आप हर फैक्टर पर 2-2 पैराग्राफ्स लिख सकते हैं. आपका ऐसे 3000 वर्ड्स तक आराम से चला जाएगा. तो लेसन ये है, बी ब्रॉड, बी सेफ. Example 2. Topic: Education System of Pakistan. ID statement. There are a number of issues that the Pakistan education system is facing. ये 1D है, सिर्फ issues. 2D statement. There are a number of issues that the Pakistan education system is facing which are affecting the country in adverse manners. यहाँ आपने एक और टुकड़ा यानी पीस जोड़ दिया, affecting the country. अब आप issues भी लिखेंगे और उनके बुरे असरात भी लिखेंगे. essay का साइज डबल हो गया और लॉजिक स्ट्रॉन्ग हो गई. इस प्रैक्टिस से आपको समझ आ गया होगा कि एक जुमले का स्ट्रक्चर चेंज करने से पूरे essay की किस्मत बदल जाती है. स्लाइड 13. अब हम स्टेटमेंट से आगे बढ़ रहे हैं. टाइटल है फ्रॉम स्टेटमेंट टू स्ट्रक्चर. स्टूडेंट्स, ये एक प्रोसेस है, एक जंजीर है, चेन है. सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक आती है. ये आपका सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है. ये ऐसे का दिल है. इस दिल से निकलता है आउटलाइन. आउटलाइन क्या है? द लॉजिकल मैप टू प्रूव योर स्टेटमेंट. यहाँ नीचे एक बहुत अहम नोट लिखा है. Note: an outline is your personal blueprint. It is not a formal part of the essay, but is essential for planning and completes 40 to 50% of the work. इस बात को समझें. अक्सर बच्चे आउटलाइन को एक्स्ट्रा समझते हैं. वो कहते हैं, सर टाइम कम है, डायरेक्ट लिखना शुरू करते हैं. बेटा, आउटलाइन वो प्लान है जो आपको भटकने नहीं देता. अगर आपने अच्छी आउटलाइन बना ली तो समझ ले आधा ऐसे लिखा गया. आउटलाइन में आप डिसाइड करते हैं कि पहले क्या आएगा और बाद में क्या आएगा. और आखिर में आती है कंस्ट्रक्शन. इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स, कंक्लूजन. ये द फाइनल कंस्ट्रक्शन बिल्ट अकॉर्डिंग टू योर ब्लूप्रिंट है. अगर आउटलाइन में लिखा है इकोनॉमी पहले आएगी तो ऐसे में भी इकोनॉमी पहले आनी चाहिए. ऐसे कभी भी आउटलाइन को कॉन्ट्रडिक्ट ना करे. तो सीक्वेंस याद रखें. सोचें, स्टेटमेंट, प्लान करें, आउटलाइन, लिखें, ऐसे. इस तरतीब को ब्रेक मत करें. फाइनल स्लाइड, स्लाइड 14. अब हम कंक्लूड करते हैं. टाइटल: योर ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस. इस पूरे लेक्चर का निचोड़ या समरी क्या है? कोर स्ट्रैटेजी. द सेफेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ करेक्ट राइटिंग स्टाइल एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस. सिर्फ पढ़ने से ऐसे नहीं आएगा, लिखने से आएगा. योर एक्शन प्लान. 3 स्टेप्स हैं आपके लिए. Master the fundamentals first. Begin by relentlessly practicing the statement of topic. अगले 1 हफ्ते कोई पूरा ऐसे मत लिखें. सिर्फ पुराने पेपर्स उठाएं और उन टॉपिक्स की स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बनाएं. चेक करें कि वो जेनेरिक हैं, कंसाइज हैं और प्रूवेबल हैं या नहीं. Build the structure. Understand the function of the outline, introduction, body and conclusion. समझें कि इंट्रोडक्शन का मकसद क्या है, वो ट्रेलर है. कंक्लूजन का मकसद क्या है, वो फाइनल वर्डिक्ट है. प्रैक्टिस ऑल टाइप्स. प्रिपेयर फॉर सरप्राइजेस बाय अटेम्प्टिंग आर्ग्यूमेंटेटिव, डिस्क्रिप्टिव, ओपन एंड क्लोज एंडेड एसेज. अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालें. मुश्किल टॉपिक्स पर हाथ साफ करें. द रियलिस्टिक गोल. और आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस, एम फॉर 40. हम यहाँ इंग्लिश प्रोफेसर बनने नहीं आए, हम शेक्सपियर नहीं हैं. स्लाइड कहती है, The objective is to pass the riskiest paper and secure your success in the overall exam. CSS में 40 वाला भी पास है और 70 वाला भी पास है. लेकिन अगर आपने 70 की कोशिश में ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की और 39 ले लिए तो आप फेल हैं. सीधा खेलें,
प्ले स्ट्रेट, सिंपल लिखें,